हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज की इस वीडियो में मैं DECE एक का 2 जून 2019 का जो एग्ज़ाम पेपर है ना, वो सॉल्व करके आपको बता रही हूँ। अब एक्चुअली ना मेरे अब इतना टाइम तो था नहीं मेरे पास कि इन सब के ना नोट्स की तरह लिखती, तो मैं आपके साथ ना इनके आंसर वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो पहला है कि नीचे ना खेल क्रियाओं की सूची दी गई है। अब हमें ये बताना है कि जो खेल हम ये यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन से बच्चे का ना कौन सा विकास करने में सहायक है, बच्चे का कौन सा विकास हो रहा है उसके लिए। जैसे कि अब इसमें लिखा है कि पेड़ को छूने के लिए दौड़ना, ये क्या है, स्थूल क्रियात्मक विकास हो रहा है बच्चे का। तो इस टाइप से हमें आंसर लिखना है। तो अब इसके लिए आपको देख के पता ही लग गया होगा कि इसका इतना सा आंसर लिखना है, तो बड़े आंसर की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना है। तो हमें पहला लिखना है नियमबद्ध बाहरी खेल खेलना। अब नियमबद्ध बाहरी खेल खेलेंगे बच्चे तो उससे क्या होगा, बाहरी खेल खेलेंगे तो हम उसमें लिख सकते हैं स्थूल क्रियात्मक विकास, और बच्चे का सामाजिक विकास होगा, क्योंकि बाहरी खेल खेलेंगे तो समझो दौड़ना भागना ये खेल रहेंगे, और नियमबद्ध रहेंगे तो बच्चा क्या है, नियम सीखता है। नियम सीखेगा तो दूसरों के साथ खेलेगा, और खेल के नियम सीखेगा तो बच्चा क्या सामाजिक होना सीखता है। तो इससे स्थूल क्रियात्मक विकास और सामाजिक विकास बच्चे का होगा इस टाइम, इस खेल से, नियमबद्ध बाहरी खेल से। दूसरा है हमारा लुका छिपी का खेल। अब लुका छिपी का खेल क्या है, बच्चा देखो एक बच्चा छिपेगा, दूसरा ढूंढेगा, या अगर ग्रुप में बच्चे खेल रहे हैं तो सारे बच्चे छिपेंगे और बच्चा ढूंढेगा। तो इस खेल से क्या होगा, बच्चे का ना संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चा दिमाग लगाएगा, अच्छा यहाँ नहीं हो सकते तो यहाँ हो सकते हैं, अच्छा वो तो उसके पीछे तो समझो छिपने की जगह ही नहीं है, बच्चा ढूंढेगा, बच्चा खोज करेगा। तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, और बच्चा क्या एक बच्चा छिपेगा दूसरा ढूंढेगा, तो इससे क्या बच्चों को ये पता रहेगा, बच्चे अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि अभी मेरी छिपने की बारी है, अभी मेरे को ढूंढना है, फिर दोबारा मेरी छिपने की बारी आएगी। तो इस टाइप से क्या बच्चे सामाजिक भी होते हैं इससे। तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास भी साथ में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोतियां, जो है ना, मोतियों से गले का हार बनाना। इससे क्या होगा, बच्चे की सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास कैसे होगा, जो बच्चे की आंख और हाथ की क्रियाओं का ना सामंजस्य बैठता है इससे। बच्चा हाथ उंगलियों की जो मांसपेशियां होती है ना, उनका विकास होगा, बच्चा ना उंगलियों से उठाएगा चीजें, आंखों से बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है ना उसे। फिर बच्चा उस मोती के अंदर वो धागा पिरोएगा, फिर माला बनेगी। तो इससे बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास हो रहा है। नेक्स्ट, अब जब बच्चा पानी के ऊपर चीजें तैराएगा तो उससे बच्चे का ना संज्ञानात्मक मानसिक विकास होगा, और इससे बच्चे को ना कारण और परिणाम का ज्ञान होगा कि अच्छा ये इसके ऊपर तैर सकता है, अगर हम डब्बे को रखेंगे तो ये नहीं तैर पाएगा, और हम अगर कागज की नाव बनाए तो इसके ऊपर तैरेगी। तो इससे उसका ना संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चे का। अब जब नेक्स्ट हमारा गेम है जो लकड़ियों की डंडियों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न आकार बनाना। अब इससे बच्चे का ना, जैसे लकड़ियों की छोटी छोटी डंडियां रहेंगी उससे आकार बनाएंगे, तो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी हो गया बच्चों का, और जो बच्चों की ना कल्पना शक्ति भी बढ़ रही है इससे, उंगलियों की मांसपेशियों का विकास भी हो रहा है इससे। तो इससे भी बच्चों का ना ये सारे विकास होते हैं। तो मेन आप सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, कल्पना शक्ति का विकास, ये सब लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या एक का है, एक शाला पूर्व शिक्षिका के रूप में आप 3 वर्षीय बच्चों के लिए खेल क्रिया का चयन करते समय ना किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जैसे अब छोटा बच्चा है, उसके लिए हमें खेल क्रियाएं जब हम सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों के लिए खेल वो करना है, तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को इस क्रिया द्वारा क्या सिखाना चाह रहे हैं, यानी कि हमारी जो हम जो खेल क्रिया है ना उसका लक्ष्य क्या है। यानी कि जैसे हम बच्चों को किसी चीज़ के लिए कोई गेम खिला रहे हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। जैसे हम ये सोचो कि हमें बच्चों को ना जानवरों के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे और उससे बच्चे को क्या पता चलेगा। तो उससे हमें ना ये सुनिश्चित पहले से लक्ष्य होना चाहिए कि जैसे किसी जानवर के बारे में बताएंगे, तोता या कबूतर, तो उसके बारे में बच्चे उसका नाम भी जान जाएं, है ना। और बच्चे कभी तोता या कबूतर की तस्वीर देखे तो वो जान जाए। हमारा ना लक्ष्य होना चाहिए कि हम उसे जानवर के बारे में समझाएंगे आज बच्चे को, है ना? बच्चे को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा क्या है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि बच्चे जो हम खेल क्रिया करें उससे कैसे सीखेंगे, यानी कि जो हमारी खेल क्रिया है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे बच्चों से बात करेंगे और बच्चों से पता लगाएंगे कि हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चों को पता भी है या नहीं, तो और नहीं पता तो थोड़ा बहुत उन बच्चों को ना हम उसके बारे में बताएंगे। जो बच्चे हैं उनको उनकी जो खेल क्रिया विषय उनकी खेल क्रिया को विषय वस्तु में ही हम मिला के और संकल्पनाओं को समझा सकेंगे बच्चों को, कि जैसे कि बच्चे हैं कि ये एज ग्रुप के बच्चे हैं तो अपने हिसाब से ये क्रिया करेंगे, दूसरे एज ग्रुप के बच्चे तो अपने हिसाब से क्रिया करेंगे। ये सारा का सारा ना हम जो विषय वस्तु है ना इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चों को रुचिकर लगे, ऐसी विषय वस्तु हम बनाएंगे खेल के लिए। और जो बच्चों को हम जो संकल्पना सिखा रहे हैं हमें ये भी देखना है कि वो बच्चों के लिए लाभदायक होगी या नहीं उस एज के लिए, है ना। या फिर ऐसा है कि हम ऐसी चीज बच्चे को सिखा रहे हैं जो उसके सिर के ऊपर से जा रही है, कोई मतलब ही नहीं है, और या ऐसी चीज सिखा रहे हैं जो बच्चा पिछले 2 साल में पहले कई बार कर चुका है, कोई नई चीज नहीं है। तो ऐसी चीज नहीं करवानी, विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के लिए ना अच्छी हो और बच्चे उसे याद कर ले अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट हमारा, इस क्रिया को कार्यान्वित करने के लिए हम कैसी सामग्री
चुनेंगे। तो सामग्री हम ना ऐसी चुनेंगे जिससे ना बच्चे भली भांति परिचित हो, समझो, या फिर ऐसी चुनेंगे कि जिससे सीखने में ना बच्चे को आसानी हो। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बच्चों को जानवरों के बारे में बताएंगे, तो हम उसके लिए जानवर जैसे कबूतर या तोते के बारे में बताएंगे, उनकी फोटो होनी चाहिए। उनकी फोटो होनी चाहिए और बिल्कुल ओरिजिनल तरह से दिखने वाली होनी चाहिए, ताकि बच्चों को ना बिल्कुल रंग वगैरह, नाम वगैरह, उसकी आकृति देख के बच्चों को समझ आ जाए कि ये कैसा है। और ऐसी ऐसी सामग्रियां अपनाएंगे कि जो जैसे कविता भी सुना सकते हैं उस बारे में, जो बच्चे को रुचिकर लगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है कि हम कैसे जानेंगे कि बच्चों ने जो हम लक्ष्य निर्धारित किया था ना वो प्राप्त किया है या नहीं। जैसे हमने बच्चों को जानवरों के बारे में बताना सिखाया, तो बच्चों को इसके बारे में कुछ ज्ञान हुआ या नहीं, या फिर बच्चे आज कुछ कर रहे हैं कल भूल जाएंगे, ये लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना होगा। तो मूल्यांकन के लिए हम क्या करेंगे, जब भी ये चीज़ खत्म हो जाएगी तो पहले तो बच्चों से पूछेंगे कि कैसा लगा, और फिर उस जो सब्जेक्ट है, वो खेल क्रिया है, उसके बारे में हमने जो जो किया उसके संबंध में बच्चों से ना प्रश्न उत्तर पूछेंगे। तो उससे क्या होगा कि जिन बच्चों को याद रहेगा वो बताएंगे, जिनको याद नहीं रहेगा ना वो भी दूसरों का सुन सुन के उनको भी याद हो जाएगा, और फिर उनको याद आएगा, हाँ हाँ हमने भी देखा था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम ना बच्चों की खेल क्रियाओं का आयोजन करते समय ध्यान में रखेंगे। अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 4 वर्ष की आयु वर्ग के 25 बच्चों के समूह के लिए खेल क्रियाओं की एक तीन दिवसीय अनुसूची बनाइए। मतलब 3 दिन में आपको ना 3 खेल की अनुसूची बनानी है, और ये भी बताना है कि आपने उनका ना चयन क्यों किया, ये पुष्टि कीजिए। तो ये मैं आपको ना एक छोटा सा बता देती हूँ कि जैसे हम लोगों को जैसे बच्चों के लिए हम क्रिया सत्र आयोजित हमने जैसे किए थे, जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो उस टाइप से आपको आयोजन करना है। तो हमें 3 दिन के लिए आयोजन करना है और एक एक गतिविधि का आयोजन कर लेंगे। तो जैसे हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो मैं बता रही हूँ, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, या मतलब आपको उस टाइप से गतिविधि बनानी है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि सोमवार को तो मैं क्या करवाऊंगी, आकृति की संकल्पना बच्चों को ना समझाने के लिए मिलान करने संबंधी खेल क्रिया करूंगी। यानी कि मैं क्या करूंगी, जैसे कई डिजाइन के जैसे बटन्स आते हैं ना, कोई बटन चौकोर होता है, कोई बटन गोल होता है, कोई स्टार शेप का होता है, कोई मतलब चमक रहा होता है, या फिर उनके कलर अलग अलग हो। लेकिन मैं यहाँ पे आकृति का करूंगी ना, तो कलर तो अलग हो या ना हो, लेकिन क्या उनकी शेप अलग होनी चाहिए, उनकी आकृति अलग होनी चाहिए। फिर मैं क्या करूंगी कि बच्चों को ना वो दूंगी और बच्चों से कहूंगी कि है ना इनको मिक्स करो और अब इनको ना अलग अलग करो, एक जैसी शेप जिनकी है ना उनको अलग करो। तो ये मैं बच्चों के लिए आयोजित करूंगी। तो इससे क्या बच्चों को आकृति की संकल्पना समझ में आएगी, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा, और वो छोटे छोटे बटन्स वगैरह बच्चा इधर उधर रखेगा ना, तो उससे बच्चे की जो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी होगा। उससे क्या है, बच्चा जैसे उठा उठा के रखेगा ना, तो उंगलियों की जो पकड़ होती है ना, बच्चा वो सीखेगा, उंगलियों की मांसपेशियां बच्चे की मजबूत होंगी। दूसरे दिन हम क्या कर सकते हैं, मंगलवार को बच्चों के लिए बाहरी मुक्त खेल का आयोजन कर सकते हैं, कि बच्चों को बाहर ले आएंगे, वहां पे बच्चों को ना कहेंगे कि चलो दौड़ करेंगे, है ना, फिर दौड़ करेंगे, चलो चलो देखते हैं कौन फास्ट दौड़ता है। फिर इस तरह से क्या है, बच्चे बच्चे ना इकट्ठा कर होके खेलेंगे, और उससे बच्चे सामाजिक होना भी सीखेंगे, और बच्चों का स्थूल क्रियात्मक विकास भी होगा। तो दूसरे दिन हम ये कर सकते हैं। तीसरे दिन हम बुधवार को क्या करेंगे, जो कलरफुल बीड्स होते हैं ना, रंगीन मोती, वो ले लेंगे, और बच्चों को ना बोलेंगे कि इससे ना सुंदर माला बनाओ। और बच्चों को या तो हम बना के दिखा देंगे, या फिर बच्चों को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ना खुद से बना के दिखाओ, देखने कितनी सुंदर बनाते हो आप, तो हमें तो मुझे लगता है कि आप शायद मेरे से भी अच्छी माला बना सकते हो। इस टाइप से बच्चों को हम इंकरेज करेंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चा वो माला बनाएगा, उससे बच्चे का ना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास भी होगा, छोटे छोटे मोती लेगा, फिर धागे में पिरोएगा, और उसकी माला बनाएगा। और बच्चों का ना उससे मतलब अपनी जो होती है ना कि बच्चों की कल्पना शक्ति, वो भी बढ़ेगी इससे, कि बच्चा अपनी, अच्छा मैं बनाऊंगा सुंदर, अभी मैं ये कलर का डालता हूँ, अभी फिर दूसरा बच्चा कहेगा मैं ये कलर का डालूंगा, दूसरा तीसरा कहेगा मैं तो इस कलर की बनाऊंगा। इस तरह से क्या बच्चे अपनी वो होती है ना कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके बच्चे सुंदर सुंदर माला बनाने की कोशिश करेंगे, तो इससे बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2 आता है। 5 वर्षीय बच्चे में निम्नलिखित प्रत्येक के विकास के लिए आप जो गतिविधि का आयोजन करेंगे उसका वर्णन कीजिए। मतलब ये कुछ दिए गए हैं, संकल्पनाएं दी गई हैं, इनके लिए एक एक गतिविधि का आयोजन करना है। अब पहला, समय की संकल्पना। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए ना प्रश्न उत्तर ऐसा ना पूछ सकते हैं, इसका एक आयोजन कर सकते हैं बच्चों के लिए, चर्चा। अब उसमें क्या करेंगे, हम बच्चों को ना ग्रुप में बिठा लेंगे, और फिर बच्चों से ना पूछेंगे, अच्छा जो ये सूरज होता है वो कब उगता है, स्टार आप कब देखते हो, ये सब पूछेंगे। अंधेरा कब होता है, आप सोते कब हो, स्कूल कब आते हो, तो बच्चे जवाब देंगे ना हम स्कूल सुबह आते हैं, तो इसका मतलब सुबह है। छुट्टी कब होती है, वो ना दोपहर में होती है, तो आफ्टरनून का टाइम हो जाता है। तो ये सब चीजें ना बच्चे की समय की संकल्पना को बढ़ाएंगी, ये सारी। तो हम ये समय की संकल्पना के लिए ये खेल खेल सकते हैं कि बच्चों को ना कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है बच्चों को वर्गीकरण की संकल्पना। वर्गीकरण के लिए क्या कर सकते हैं, एक वर्ग जो होता है ना, जैसे भिन्न भिन्न वर्ग की चीजें अलग अलग करना। जैसे कि पत्ते हैं,
हमने कुछ थोड़े से पत्ते रख देंगे और थोड़े से फूल रख देंगे, और फिर बच्चों से कहेंगे कि है ना जो एक जैसी चीजें ना वो अलग रखो। वो अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे पत्तियां अलग अलग पेड़ों की भी हो सकती है, फिर हम उन्हें ना बताएंगे, या फूल भी अलग अलग हो सकते हैं कि ना ये क्या है फ्लावर, फिर दूसरा क्या है फ्लावर। हम ये कहेंगे ना जो फ्लावर्स हैं वो सारे एक साइड होने चाहिए, और जो पत्तियां हैं वो एक साइड करो। तो आप ये करके दिखाओ, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बच्चे करेंगे, और ये इससे क्या है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होगा और बच्चे की कल्पना शक्ति भी बढ़ेगी इससे। तो ये हम बच्चों के लिए आयोजन कर सकते हैं वर्गीकरण की संकल्पना के लिए। अब हम बच्चों की आकार की संकल्पना को बढ़ाने के लिए क्या गतिविधि आयोजित करेंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न आकार के जो ब्लॉक्स, जिनको गुटके बोलते हैं ना, ब्लॉक्स, वो ले लेंगे। जैसे कि स्टार शेप हो गई, जैसे बटन्स होते हैं ना कई, उसके शेप के ऐसे ब्लॉक्स भी आते हैं ना, किसी किसी एंगल के, कोई किस कैसा है कोई कैसा है। तो वो ले लेंगे और फिर बच्चों को ना बोलेंगे कि इनको अलग अलग करके दिखाओ। अच्छा राउंड वाला कौन कौन सा है, अच्छा ट्राइंगल वाला कौन सा है, अच्छा देखो ना ये कैसा है ये कैसा है। ये सारे के सारे ना हम बच्चों को करवा सकते हैं। या फिर ये छोटी चीजें अलग करो, बड़ी चीजें अलग करो, उससे भी बच्चा आकृति की संकल्पना सीख सकता है। या फिर हम ये कर सकते हैं, जो बटन्स मैंने पिछले पिछले उसमें प्रश्न में बताया था ना, जो अलग अलग शेप के बटन होते हैं, उससे भी गतिविधि आयोजित कर सकते हैं बच्चों के लिए, और इससे बच्चों का ना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होता है और संज्ञानात्मक विकास भी होगा इससे बच्चे का, क्योंकि मतलब बच्चे को ना सोच सोच के लिखना पड़ेगा ना, इसलिए। नेक्स्ट हमें करना है आकार की संकल्पना। अब नेक्स्ट हमारी है आदान प्रदान करने और सहयोग की भावना की जो संकल्पना है ना, उसे बढ़ाने के लिए। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को ना ग्राउंड में ला के बच्चों के दौड़ का आयोजन करवा सकते हैं ग्रुप बना के। या फिर बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं हम, ग्रुप बना के, और बच्चों को ग्राउंड में लाएंगे और बच्चों को ना एक बॉल दे देंगे और कहेंगे कि अब दो टीम हो, और छोटे छोटे बच्चे रहेंगे, उनसे कहेंगे कि आप बॉल खेलोगे, आप बच्चे, कुछ बच्चे इस टीम में, कुछ बच्चे इस टीम में, चलो अब देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। और उनके लिए ना, मतलब बच्चे छोटे हैं तो कुछ साधारण से नियम बनाएंगे, बस ज्यादा नहीं कि यहाँ तक बॉल पहुंचनी चाहिए, वहां तक पहुंचनी चाहिए, ऐसे ऐसे करना है। फिर बच्चे खेलेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे जीतने की कोशिश करेंगे, और जो ग्रुप रहेगा तो वो एक दूसरे को जिताने की कोशिश करेगा। तो उससे क्या रहेगा, फिर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और फिर अपना अपनी बारी का भी रहेगा ना, मतलब अब इनकी बारी है बॉल के लिए, अब हमारी बारी है, अब ये बच्चे बॉल फेंकेंगे, हम बचाएंगे। तो इस तरह से क्या, बच्चों को आदान प्रदान करने और सहयोग की भावना जो होती है ना, वो करवा सकते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि बच्चों को आज ना हम साथ बैठ के ऐसे लंच अलग अपना अपना नहीं करेंगे, आज हम सब बैठ के ना ग्रुप में लंच करेंगे, और सब ना देखेंगे कि किसकी मम्मा ना टेस्टी खाना बनाती है। आज हम ना देखेंगे, चलो चलो आप ना एक दूसरे को खिला के बताओ कि आपकी मम्मा क्या बनाती है, आपकी मम्मा क्या बनाती है, हमें भी पता चलना चाहिए। तो अगर साथ बैठ के खाने का आयोजन करेंगे ना, तो उसमें भी बच्चे क्या एक दूसरे को अपनी साथ चीजें ना शेयर करेंगे। तो और जैसे किसी कोई बच्चा नहीं लेके आ रहा, तो उसे थोड़ा 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 अपने में से खाना देंगे। तो ये भी एक आयोजन कर सकते हैं हम बच्चों के लिए, जो आदान प्रदान और सहयोग की भावना है उसके लिए। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता बच्चे के लिए। तो सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यता के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ना हम बच्चे के लिए ऐसी क्रियाओं का आयोजन करेंगे, जैसे हमने मोतियों की माला बनाई, तो वो कर सकते हैं इसमें कि कलरफुल मोती वगैरह रहेंगे, और उससे बच्चों को कहेंगे कि इससे माला बनाओ, तो इससे बच्चे की ना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। और या फिर हम कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी डंडियां हैं, उनसे बच्चे कोई आकृति बनाएंगे, तो वो भी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में ही आएगा बच्चों के लिए। बच्चों का कोई ड्राइंग का आयोजन कर सकते हैं हम, उससे भी बच्चे का ना सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा। ड्राइंग जो बच्चे पेन से जो स्केच से या फिर जो क्रेयॉन से कलर करते हैं ना बच्चे उंगलियों से, तो वो भी बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आएगा। तो आप इसमें से ना कोई एक कर सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न हमारा थर्ड थर्ड का क्या है, कौन से पारिवारिक जो पारिवारिक कारक है जो बच्चे के आक्रामक व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि बच्चे जो आक्रामक व्यवहार करते हैं, तो जो पारिवारिक कारण क्या है उसके। तो ये बता सकते हैं हम कि जैसे माता पिता का आक्रामक व्यवहार पहला बता सकते हैं, कि जैसे कई क्या है, माता पिता बच्चों के साथ ना मारपीट करते हैं, उन पे गुस्सा करते रहते हैं, तो इस वजह से भी बच्चों का ना ऐसा व्यवहार हो जाता है। इसमें आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा। दूसरा पॉइंट आप लिख दीजिएगा, जो बच्चे के आक्रामक व्यवहारों को समनुरूपता से अनुशासित करना, मतलब समानुरूपता। अब क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि जब बच्चे को हम कुछ भी समझा रहे हैं, है ना, तो समझाएंगे ना बच्चों को, बच्चा कोई आक्रामक व्यवहार करेगा, तो हम ना ऐसे करते हैं कि बच्चे को ना, कि ऐसे नहीं करना, सीधा बोल देंगे। बच्चे को ये हम समझा ही नहीं पाते हैं कि ये व्यवहार क्यों नहीं करना, तो बच्चे को पता नहीं चलेगा, और बच्चे को लगता है कि ये व्यवहार बस नहीं करना, बोल दिया, थोड़ी देर के बाद वो फिर से करेंगे। तो ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है, बच्चे को अनुशासित करने के लिए जो शारीरिक दंड है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं कई लोग, यानी कि जो मारपीट करते हैं ना बच्चों के साथ, तो उससे क्या, बच्चा कुछ आक्रामक व्यवहार करना बंद तो नहीं करेगा, बल्कि बच्चा भी वही चीज सीखेगा। अच्छा, किसी चीज पे गुस्सा होते हैं तो मारपीट करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी पेरेंट्स यही कर रहे हैं, परिवार में यही हो रहा है। नेक्स्ट है कि बच्चे के प्रति माता पिता का द्वेषपूर्ण और अवहेलनापूर्ण व्यवहार, यानी कि कई माता पिता ऐसे होते हैं कि बच्चे के साथ ना भेदभाव करते हैं, और बच्चे की अवहेलना करते हैं, यानी कि बच्चे कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं देंगे, बच्चे कुछ कह रहे हैं उनकी टोका टाकी करते रहते हैं, तो इस वजह से भी बच्चों का व्यवहार ना आक्रामक हो जाता है। एक हम कर सकते हैं जो पालन करता की और कथनी और करनी में अंतर है, यानी कि
उससे क्या रहेगा कि बच्चों को क्या होता है कि पेरेंट्स कुछ कहेंगे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, थोड़ी देर में बच्चे देखेंगे कि खुद गुस्सा कर रहे हैं, पेरेंट्स कहेंगे यहाँ बाहर ऐसे नहीं जाना चाहिए सड़क पे, फिर जाए, अब ये नहीं बताएंगे कि है ना इस वजह से नहीं जाना चाहिए कि तुम छोटे हो, थोड़ी देर में बच्चे देखेंगे खुद वही काम कर रहे हैं। तो ये चीज क्या है कि बच्चे को आक्रामक बना देती है कि खुद तो करते हैं हमें नहीं करने दे रहे। इसलिए ना मतलब पेरेंट्स को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को समझाएं तो प्यार से समझाएं। तो यहाँ लगाव क्या है शिशु के विकास में, ये क्या महत्व रखता है? अब लगाव क्या है कि जो शिशु होता है और पालन करता है उसके बीच ना एक जो इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, उसे अपना लगाव बोल सकते हैं, यानी कि जो भावात्मक संबंध होता है ना, उसे हम लगाव बोलते हैं, जो कि ना बच्चों में दिन प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे कि जो बच्चे को गोद में उठाती है उसकी माँ, एक टक देखती रहती है ना, तब ये शुरू हो जाता है लगाव बनना माता और बच्चे के बीच में। जैसे कि जन्म के तुरंत बाद कई लोग बोलते हैं ना कि बच्चे को माँ के पास देना चाहिए, तो इसीलिए बोलते हैं कि माँ के पास रहना चाहिए ताकि उनमें ना लगाव अच्छे से रहे। फिर माँ उसकी देखभाल करती है, उसे गोद में उठाती है, दूध पिलाती है और उसकी देखभाल करती है ना, तो उससे भी क्या है उन दोनों के बीच लगाव बढ़ता है। जैसे कि दूध पिलाते टाइम माँ बच्चे को एक टक देखती रहती है, खेलती है, गुदगुदाती रहती है, और माँ का शारीरिक स्पर्श, ये सारी की सारी चीजें ना बच्चे के साथ ना लगाव को बढ़ाती हैं, और इससे क्या बच्चे का आगे जाके बच्चा सामाजिक होना सीखते हैं इससे। अब कई बार क्या रहता है कि जो माता पिता की देखभाल ना पहले माँ करती है, फिर उसके बाद माँ के साथ लगाव हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या बच्चे के पिता जो होते हैं ना, बच्चे उनके साथ भी ऐसा ही लगाव स्थापित कर लेते हैं जैसा कि माँ के साथ करते हैं, क्योंकि पिता भी ना उतने ही केयरिंग होते हैं। कई जैसे होता है ना कुछ एक ऐसे रहता है कि कभी कभार जैसे काम वगैरह कर रहे हो तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, लेकिन पिता के साथ भी बच्चे ना उसी तरह से लगाव स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि उनके साथ तो ऐसे ही अंतक्रिया करते हैं पिता भी, जैसे माँ करती है। तो उनके साथ भी ये ना कई सुखद जो होते हैं ना कि संबंध बना लेते हैं पिता के साथ भी, तो उनके साथ भी लगाव हो जाता है। उसके अलावा क्या परिवार में और जैसे दादा दादी चाचा चाची ताया ताई ये सब रहते हैं ना, बड़े भाई बहन जो होते हैं, उनके साथ भी बच्चों का लगाव हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे माता पिता, माँ काम कर रही है पिता बाहर गए हैं, तो बच्चा उन लोगों के साथ ही रहता है, वो उनका ना उतना ही ध्यान रखते हैं। तो इसलिए बच्चा ना उनके साथ भी लगाव स्थापित करता है। तो धीरे धीरे करके जैसे माँ के साथ फिर पिता के साथ, फिर उसके बाद क्या रहता है अपने परिवार के और बड़ों के साथ, फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अड़ोस पड़ोस में लोगों को जानने लगता है, उसके दोस्त बनते हैं, तो इस टाइप से क्या उसका लगाव धीरे 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 वो लगाव ना बढ़ता जा रहा है, और बच्चे का जो भावात्मक संबंध होते हैं ना सामाजिक रिश्तों के लिए, सामाजिक संबंध बनाने के लिए बच्चों का भावात्मक विकास हो रहा होता है इससे, यानी कि बच्चों का भावात्मक और सामाजिक विकास होता है लगाव से। तो इस तरह से बच्चे का लगाव ना धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और बच्चे को ना बच्चे का विकास होता रहता है, सामाजिक विकास। इसमें अभी हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि जो निम्नलिखित प्रत्येक समूह के शिशु के लिए जिन दो गतिविधियों की योजना बनाएंगे उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ये ना कुछ एज ग्रुप दे रखा है, 3 एज ग्रुप दे रखे हैं, और हमें ना इनके लिए दो दो कुल गतिविधि आयोजन करनी है, कि उनके साथ बच्चों के साथ खेलना है कूदना जो भी कुछ करना है, दो दो गतिविधि आयोजन करने हैं हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 3 माह का शिशु है, अब इसके साथ हम पकड़ा पकड़ी तो खेल नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोगों ना थोड़ा बहुत सोच के फिर लिखना, कि ऐसे पूरा प्रश्न पढ़ना पहले और फिर आंसर देना। अब ऐसा नहीं है कि आप गतिविधि का आयोजन करेंगे आप ये नहीं पढ़ें कि एज क्या है और लिख देंगे, हम उनके साथ ना बच्चे को दौड़ लगाएंगे, तो जो बच्चा है जो इसे हिलना अभी समझो कि करवट लेना नहीं आता, वो कहाँ से दौड़ लगाएगा? तो पहले हम 1 से 3 माह के शिशु के लिए गतिविधि का आयोजन करेंगे, तो ये क्या, ये बच्चे 1 महीने के बाद या आसपास ना बच्चे जैसे आवाज होते हैं उस साइड बच्चे अपना चेहरा घुमाने लग जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के लिए ना या तो चाबी या झुंझुना ले लेंगे और बच्चे के ना साइड में बजाएंगे, और वो बच्चा क्या गर्दन उधर घुमाएगा, फिर हम दूसरी साइड घुमाएंगे, फिर बच्चा उधर गर्दन घुमाएगा। तो इससे क्या रहेगा कि बच्चा जो बच्चे की, हमें ये भी पता चला बच्चे के अंदर ना जो सुनने की क्षमता होती है ना बच्चे की, वो विकसित होती है। और बच्चे का ना संज्ञानात्मक विकास भी हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, कि बच्चे के दिमाग में प्रोसेसिंग हो रही है ना कि अच्छा इस साइड आवाज है तो बच्चा इस साइड घूमेगा, मतलब बच्चों को समझ आ रहा है इस टाइम। तो ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, इस टाइम ना बच्चों की मालिश करना ना बहुत अच्छी क्रिया है बच्चों के साथ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो माँ क्या करती है, माँ या घर में दादी बड़ी होती है तो क्या करते हैं बच्चों को ना लिटा के मालिश करती रहती हैं, उसे लोरी सुनाती रहती है, उससे बात करती हैं, तो इससे क्या बच्चे को शारीरिक स्पर्श भी मिल रहा है तो उसका लगाव भी होगा, बच्चे की मांसपेशियां भी मजबूत होंगी जो मालिश होगी तो, और बच्चे के साथ अंतक्रिया भी हो रही होगी कि बात करेंगे, उसे देख के हंसेंगे जो भी मालिश करेगा वो, तो इससे क्या बच्चे का कई क्षेत्रों में विकास हो जाएगा। तो हम ये दो कर सकते हैं कि चाबी झुंझुने की आवाज होती है ना उससे संबंधित क्रिया कर सकते हैं, बच्चे की मालिश कर सकते हैं, 2 क्रिया हो गई। अभी दूसरा बच्चा हमारा 3 से 6 माह की एज ग्रुप का है, तो कि ये इस टाइम बच्चा कूजन करने लग जाता है, तो हम ये वाला कर सकते हैं कि बच्चा कूजन कर रहा है ना तो उस पर प्रतिक्रिया देंगे, और हम भी बच्चे के साथ ना उसी तरह की आवाज निकालेंगे, फिर बच्चा ऐसे करेगा फिर हम करेंगे, है ना। इससे क्या रहेगा कि बच्चा ना हम उसकी चीज कूजन पे प्रतिक्रिया देंगे ना तो बच्चा और उत्साह से कूजन करेगा, तो इसका क्या बच्चे का भाषाई विकास में सहायता मिलेगी, बच्चे को क्या हमारी आवाज सुनने के अवसर मिल रहे होंगे। तो हम बच्चे के लिए जो कूजन की प्रतिक्रिया देते हैं ना ये एक कर सकते हैं। दूसरा बच्चे के ना
इस टाइम के बच्चे अपने पैर हिलाता है, जैसे साइकिल चलाते हैं ना, इस टाइप से बच्चे अपने पैर हिलाते रहते हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि बच्चे के ना पैर पकड़ के और रखेंगे, फिर बच्चा पैर हिलाएगा, हम तब तक पकड़े रहेंगे जब तक हिलाए ना, बच्चा हिलाएगा, हम झूठ मूठ ना ऐसी कोशिश करेंगे, हमने टाइट पकड़ रखा है, बच्चा और जोर लगाएगा, फिर हम थोड़ी देर में छोड़ देंगे, फिर बच्चा ना खुश होगा, फिर और जोर जोर से पैर पटकेगा, फिर हम दोबारा उसके पैर पे हाथ रखेंगे, तो उसे लगेगा अच्छा हिलाने नहीं दे रहे, तो बच्चा और कोशिश करेगा, हम थोड़ा सा दबा लेंगे तो बच्चा और जोर से कोशिश करेगा। तो इससे क्या रहेगा, बच्चे की मांसपेशियों का ना विकास होगा इस क्रिया से। नेक्स्ट है 9 से 12 महीने का जो एज ग्रुप का बच्चा है ना, उसके लिए 2 क्रियाएं आयोजित करनी है। उसके लिए हम कर सकते हैं कि खिलौने पकड़ाने की एक क्रिया आयोजित गतिविधि आयोजित कर सकते हैं, कि हम बच्चे को ना इस टाइम बच्चे को ना चीज़ों को गिराने पटकने या फिर नई नई चीज़ करने में ना मज़ा आता है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को खिलौना देंगे, फिर बच्चा क्या गिरा देगा, फिर हम दोबारा उठा के उसे देंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि बच्चा कोई खिलौना कोई हमें दे रहा है, हम हाथ से झूठ-मूठ गिरा देंगे, फिर बच्चा उठाएगा, फिर गिरा देंगे हम, फिर उठाएगा, फिर गिरा देंगे। अब क्या इससे हम हमें क्या है, कई बार रहता है कि पालनकर्ता इसे ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन क्या बच्चा बिल्कुल नहीं थकता है ऐसी क्रिया में। बच्चे को कितनी देर तक करवाते रहो भले ही, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा इससे। और इससे क्या बच्चे को कारण व प्रभाव के बारे में पता चलेगा, जैसे कि गिर रहा है तो हम उठा रहे हैं तो फिर दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं फिर हम गिरा रहे हैं, तो इससे बच्चे को कारण और प्रभाव के बारे में पता चलेगा, और बच्चे का विकास तो हो ही रहा है। अब दूसरी क्या क्रिया कर सकते हैं कि जो बच्चे क्या घुटनों पे चलने लग जाते हैं इस टाइम, तो हम बच्चों को ना पुकारेंगे, बच्चा क्या उस साइड आएगा, हम थोड़ी दूर खड़े हो जाके और क्लैपिंग करके हाथ से उसे ना बुलाएंगे उसका नाम लेके कि बच्चा इधर आओ, जैसे अगर सोनू नाम है तो हम कहेंगे सोनू इधर आओ, बेटा इधर आओ, तो ऐसे क्या बच्चा ना दौड़ता दौड़ता घुटनों के पे लाएगा, फिर हम थोड़ा और दूर जाके खड़े हो जाएंगे, फिर अच्छा अच्छा जरा इधर आके दिखाओ, तो बच्चा और खुश होके आता है। अभी क्या है, हमें हमें ऐसे लग रहा है हम बार बार जा रहे हैं, क्या बच्चे को मजा आ रहा है, लेकिन बच्चे को ना, बच्चे थकते नहीं है ऐसे, बच्चे को बहुत मजे आते हैं, बच्चे घुटनों के बल चल रहा होता है, वो बहुत ऐसे कहता है खिलखिला के दौड़ेगा घुटनों के बल कि अच्छा मुझे बुला रहे हैं मैं जाता हूँ, फिर बच्चा उधर जाएगा, इससे क्या बच्चों की ना मांसपेशियों का विकास होगा। और बच्चों का ना ऐसे भी रहेगा कि किसी चीज के बारे में पता चलेगा, आवाज की संकल्पना की इधर बोल रहे हैं तो बच्चे इधर बोल रहे हैं, तो इधर से आवाज आ रही, चलो अभी इधर भागते हैं, अभी इधर से बुला रहे हैं तो इधर भागते हैं, तो बच्चों का हम संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। अभी है प्रथम वर्ष में भाषाई विकास की अवस्थाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब इसमें क्या था, जो बच्चा जब शुरू में बोलता है ना पहले वर्ष में, तो किस प्रकार से उसका विकास होता है हमें ये बताना है। तो इसमें क्या करता है, सबसे पहले बच्चा ना वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। अब इसमें क्या, वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण, आप ना भले ही लिख लीजिए इसको, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप पहला लिख लीजिएगा, वाक ध्वनियों के बीच विभेदीकरण। तो ये क्या है, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें आती है ना, उनके बीच भेदभाव करना बच्चा सबसे पहले ये सीखता है। कि बच्चों के ना कई मतलब अनुसंधानों से वैसे भी माना गया है कि बच्चे ना पेट में ही, गर्भ में ही ना आवाज के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो वो बच्चे क्या पेट में ही आवाज सुन रहे होते हैं माँ की, तो वो अपनी माँ की आवाज ना ज्यादा पहचानते हैं किसी अन्य की तुलना में। तो ये ऐसे आवाज़ों के बीच ना, जैसे कि किन्हीं और चीज़, कोई मोटर गाड़ी की आवाज़ हो, किसी चीज़ की भी आवाज़, उससे ज़्यादा ना बच्चे जो मनुष्य की आवाज़ है ना उसके प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, और मनुष्यों में सबसे ज़्यादा अपनी माँ की आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं, बाद में अन्य आवाज़ों को भी पहचानने लग जाते हैं, धीरे धीरे क्या बच्चे ऐसे सीखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे क्या ये भी चेहरे को एकटक देखने लगते हैं, फिर बच्चे समझ जाते हैं कि अच्छा ये होठ हिल रहा है, इधर से आवाज़ आ रही है। तो थोड़े और बड़े होने के बाद क्या बच्चे ये मिलाने भी लग जाते हैं, ये आवाज़ है तो इसके होटल रहा तो इसी की होगी, तो बच्चे में ये भी विकास हो जाता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या दोबारा बच्चे बोलने की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बच्चे क्या, बोलने की शुरुआत में बच्चे पहले रोते रहते हैं, पहले रोते हैं बच्चे, क्योंकि उनको ना बोलना तो आता नहीं है, तो अपनी कोई भी समस्या, खुशी, कुछ भी चीज़ बताने के लिए बच्चे रोने लग जाते हैं धीरे 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 धीरे। तो ये रोना क्या रहता है कि बच्चा जब पैदा होता है ना, उसके थोड़े दिन बाद से ये प्रक्रिया रहती है, बच्चा हर बात पे रोने लग जाता है, और ये तीसरे सप्ताह तक लगभग चलता रहता है, और उसके बाद ये कम हो जाता है। ये बच्चा जब रोता है ना, तो किसी पीड़ा से, तेज रोशनी, तेज आवाज़, थकान, भूख, किसी भी वजह से होता है, तो बच्चा अपनी बात रो के बताता है। फिर उसके बाद बच्चा ना कूजन करना सीख जाता है, तो उसके लिए बच्चा क्या करेगा, 1 महीने के बाद से ये शुरू होता है बच्चे का। तो कूजन में बच्चा क्या है कि कोई भी जैसे ऊ करके ऐसे आवाज़ निकाल रहा होता है, तो ये बच्चे का कूजन होता है, ऐसे ध्वनियाँ निकालते रहते हैं। तो ये चीज़ होती है बच्चे की लगभग 4 से 5 महीने तक या 6 महीने तक चलती है बच्चे की कूजन। फिर उसके बाद बच्चा, पहले बच्चा रोता है, फिर कूजन, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद बच्चा बालालाप करना शुरू कर देता है। 6 से 10 महीने के बीच तक बच्चा बालालाप करता रहता है, यानी कि जैसे बच्चा ऐसे बोलता है ना, मम्मा, दादा, पापा, ऐसे करके जो बच्चा बोलता है ना, वो बालालाप होता है। और यही बालालाप के जो एक दो शब्द होते हैं ना, यही आगे जाके उसके ना वाक्य बनाने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद बच्चा, बालालाप के बाद बच्चा प्रारंभिक शब्द बनाना सीख जाता है। उसमें बच्चा क्या करेगा, जो बालालाप करता था उसी से, जैसे मम 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 करता रहता था बच्चा, उसी से पानी को मम बोलने लग जाता है, नींद आ रही है तो नींद को निन्नी, दूध को दुद्दू, टाटा, इस तरह से बच्चे का बोलने लग जाता है, कुछ चीज़ खा रहे हो तो चिज्जी। तो ये बच्चे का प्रारंभिक शब्द है। तो ऐसे बच्चे का ना भाषाई विकास होता है, यानी कि पहले बच्चा जो वाक ध्वनियाँ होती हैं, आवाज़ों के बीच भेद करना सीखता है, फिर बच्चा बोलने की शुरुआत करता है, और बोलने में बच्चा पहले रोता है, फिर पूजन करता है, फिर बालालाप करता है, और उसके बाद बच्चे का प्रारंभिक शब्द होता है।
तो ये बच्चे का विकास हो गया, भाषाई विकास। हमारा 5वां प्रश्न है, अपने रोजमर्रा के अवलोकनों के आधार पर उन 5 स्थितियों की सूची बनाइए जिनमें बच्चा पहल करने की प्रवृत्ति और चीजों को आजमाने की इच्छा रखता हो। अब हमें इसमें क्या बताना है कि बच्चे की हमें ये बताना है कि पहल बच्चा कैसे करता है। हमें ये चीज़ बतानी है कि हमारे आसपास के हमें देखना है कि कोई बच्चा है, तो ये बताओ कि बच्चा पहल कर रहा है, तो वो ऐसी चीज़ों का हमें अवलोकन करना है। तो 5 चीज़ें बतानी है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हमने कपड़े रखे, बच्चे को नहलाया, तो बच्चा क्या खुद से पहनने की, हम ना ऐसे जाके देखेंगे कपड़े रखे हुए हैं, हम कि चलो उसे कपड़े पहनाते हैं, जब तक तो बच्चा खुद से कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सीख रहा है खुद से। हमने उसे कहा नहीं, हमने उसे बोला नहीं, हमने उसे सिखाया नहीं, लेकिन बच्चा खुद से कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, मतलब पहल कर रहा है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि नई चीज़ों की ओर आकर्षित होता है बच्चा। जैसे हमने देखा होगा अपने आस पड़ोस में या अपने घर में बच्चों को, कि कोई चीज़ नई है ना, नई चीज़ आती है बच्चे के लिए, भले वो खिलौना कुछ भी, तो बच्चा ऐसे खुश होकर उसे देख रहा होता है, और ना जैसे ही देखता है ना इधर उधर कोई नहीं, बच्चा भाग के जाता है, दौड़ के उस चीज़ के पास जाता है और उसका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है, भले वो खिलौना हो कुछ भी हो, है ना। तो कई बार हमें बच्चे से ना चीज़ें संभाल के भी रखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें दिखाती है कि पहल करने की प्रवृत्ति है, कि बच्चा ना जाके देख रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तीसरी हमें हमें ना ये देखा होगा हमने कि बच्चे तेज़ी से दौड़ते हैं। जैसे पार्क में हम लेके जा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब क्या है कि हमें डर लगता है कि भागो मत, दौड़ो मत, गिर जाओगे, लेकिन जैसे ही बच्चे जाएंगे स्लाइड पे जाएंगे, जोर से फिसलेंगे, इधर से इधर जोर से इतनी तेज भागते हैं, तो उससे भी बच्चे की ना पहल करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है कि हम ना खुद से कर सकते हैं ये क्रियाएं भी। नेक्स्ट, बच्चे ऊंचाई से कूदने लगते हैं, ये भी बच्चे की पहल करने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, कि इससे क्या बच्चे अ, हम जैसे कहेंगे कि सीढ़ियों पे चढ़ाएंगे, तो बच्चों को क्या करेंगे, हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चे हाथ छुड़वा के खुद से चढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चे चेयर के ऊपर बैठे रहते हैं, तो थोड़ी देर अगर बैठे रहेंगे ना, कोई नहीं आया, तो बच्चे क्या खुद से कूद सकते हैं चेयर पे से, इस उम्र में, मतलब जो बच्चे होते हैं ना इस टाइम, शालापुर जो बच्चे होते हैं, तो वो कूद जाते हैं। तो ये बच्चे की ना पहल करने की कि अच्छा कूद के देखता हूँ, कूद जाऊंगा तो बढ़िया है। तो ये चीज़ से भी दर्शाती है कि बच्चा ना परिस्थितियों से निपटने के लिए पहल करना सीख रहा है। एक पांचवा हम लिख सकते हैं, जो पहेलियां बच्चा जोड़ता है ना, उल्टी सीधी करके बच्चा, जैसे एक मैंने आप लोग भी अपने आसपास देखते होगे, मैंने जैसे देखा था अपनी भतीजी को, कि बच्चे बच्चे को ना वो दिया है हमने, कई शेप के, जैसे स्टार और राउंड शेप की ना दिए थे, शेप्स थी वो, और वैसे ही ना होल बने हुए थे, बच्चे को उसमें डालना था, कुछ नहीं बताया बच्चे को, और वो रख दिए, तो बच्चा क्या उनमें डालने की कोशिश कर रहा है होल में। अब जो स्टार शेप वाली है ना, वो राउंड वाले में डाल रहा है, तो उससे क्या डाला ही नहीं, जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो जाएगा नहीं, वो उससे बड़ा है स्टार। तो बच्चे ने एक बार क्या, दो बार क्या, तीसरे फिर लेके और उसने उसके अंदर डालना शुरू कर दिया, दूसरे वाले में उसमें जा रहा है, तो बच्चे को मजा आ रहा है। बच्चे ने खुद से करके देखा ना, तो खुद से पहल की बच्चे ने नई चीज सीखने की, तो बच्चे को बहुत आनंद आया। ये कर सकता है, जो पहेलियां पजल्स होते हैं बच्चा वो बनाता है, खुद से उल्टा सीधा जोड़ेगा, फिर देखेगा अच्छा ये तो इसके अंदर जा ही नहीं रहा, दूसरा लगाएगा, फिर तीसरी पजल का जो कार्ड लगाएगा, चौथा लगाएगा, तो इससे भी बच्चे ना पहल करने की प्रवृत्ति दर्शाई जाती है इससे। अभी पांचवे का ख है, उन मनोवृत्तियों का वर्णन कीजिए जो छोटे बच्चे के पालन करता है शिक्षक में होनी चाहिए। अब हमें ये बताना है कि जो छोटे बच्चे के जो शिक्षक या पालन करता जो होते हैं ना, उनमें कौन कौन सी मनोवृत्तियां होती हैं। अब जो छोटे बच्चों का जो भी पालन करता है शिक्षक, जो भी है, देखिए वो ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के साथ ना स्नेहपूर्ण हो, बच्चे के साथ संवेदनशील हो, उसका नेचर ना विश्वस्त और लचीला होना चाहिए, यानी कि वो बच्चों के हिसाब से ढल जाए। और जो उसका दृष्टिकोण होता है ना, वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो मैं कहूँगा वही बच्चे करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा बस यही करेंगे, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बच्चों को खेल के द्वारा सिखाए। अब पहले क्या विशेषता होनी चाहिए, उन मनोवृत्ति होनी चाहिए उनकी पालनकर्ता की, संवेदनशीलता, वो ना संवेदनशील हो बच्चे के साथ, उसका ना पता होना चाहिए कि बच्चे खुश हैं तो क्यों है, और बच्चा कोई खेल में भाग नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, तो उसने पता करना चाहिए कि अगर ये भाग नहीं ले रहा तो इसे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या दिक्कत है, एक बच्चा है वो कैसा नेचर कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम है या उसका नहीं स्वभाव अलग है। तो ये सब चीज़ें ना संवेदनशीलता होती है, कि दूसरों के बारे में जानने की, तो ये पालनकर्ता के अंदर होनी चाहिए। दूसरा है उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। अब क्या है, बच्चे अगर जैसे उनमें आत्मविश्वास ही नहीं रहेगा, तो जब खुद में ही आत्मविश्वास नहीं रहेगा उनमें, तो वो बच्चों को क्या संभालेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है जो उनमें ना होनी चाहिए शिक्षक या पालनकर्ता में, कि उन्हें ना जैसे स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, बच्चे को चोट लग गई या फिर बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चे शोर मचा रहे, तो ऐसे ना परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास से ना बच्चों को संभालना चाहिए। तो ये एक विशेषता होनी चाहिए। इससे क्या रहेगा कि जो बच्चे होते हैं ना, वो और ज़्यादा लगाव स्थापित करेंगे उनके साथ, और अधिक खुश होकर और अन्वेषण करेंगे कि अच्छा कोई भी दिक्कत होगी तो पालनकर्ता संभाल लेंगे हमें। तीसरा है लचीला होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए उनमें, कि जैसे कि अब बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को हमने कहा कि आज बाहर खेलेंगे, चलो आज दौड़ लगाएंगे। अब क्या किसी किसी बच्चे को नहीं लगानी है दौड़, तो ना ऐसा नहीं होना चाहिए, दौड़ लगाने का मतलब दौड़ ही लगानी है। या फिर ड्राइंग कर रहे हैं और एक बच्चे ने क्या, दो बच्चे ने किसी कोई कलर नहीं लाया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कलर ही करेंगे, नहीं। ऐसे जिधर ज्यादा बच्चे ना उस साइड कर ले, चलो बच्चा ठीक है आज हम ये करेंगे, या फिर आप ये कर लो, हम थोड़े से, आप बच्चे ये कर लो, आप ये कर लो। ऐसा ना बच्चों के हिसाब से ना ढलना चाहिए, हमेशा नहीं होना चाहिए, बट कई परिस्थितियों में हो जाता है, तो ऐसे ना लचीलापन होना चाहिए कि थोड़ा सा परिस्थिति के अनुसार ढल जाए।
जैसे कि बच्चों के लिए कोई भी क्रिया का आयोजन करे तो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के लिए सही हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जैसे बच्चों को पसंद नहीं आए तो उसमें थोड़े बहुत चेंज करने लायक ऐसी ना तैयारी पहले से रखे वो। नेक्स्ट है बाल केंद्रित होना। अब ये भी एक बहुत अच्छी विशेषता है उनमें, बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए तो हमें क्रिया आयोजित करनी है, अब हमारे लिए तो करनी नहीं है। तो बच्चों की रुचि क्षमता आवश्यकताओं के अनुसार ये क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए, है ना। तो अब क्योंकि क्या है, बच्चे जो हैं, किसी को कोई खेल पसंद हो, किसी को कोई खेल पसंद हो, और या फिर बच्चों की जो एज है, इस एज के हिसाब से ये खेल सही है, थोड़े बड़े बच्चे उनके लिए वो खेल सही है, तो वो सारे के सारे बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ों का आयोजन करना चाहिए। अब बच्चों को जैसे खेल सामग्री में खिलौने देते समय पालनकर्ता को ना ये भी नहीं सोचना चाहिए कि टूट जाएंगे। स्कूल में समझो कि 10-15 बच्चे हैं और कोई चीज़ हमने बुक दे दी बच्चों को, अब हम कहेंगे तो फट जाएगी, बच्चों को दे दी, इतने छोटे छोटे बच्चे, ये टेंशन थोड़ी ना है। हमें बच्चों को कलर, उसके अंदर जो ड्राइंग है वो दिखानी है, हमें बच्चों को चित्र दिखाने हैं। अब ये चिंता करेंगे कि वो टूट जाएगी, फट जाएगी, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो ये सब की सब चीज़ें ना होनी नहीं चाहिए। बच्चे खेल रहे हैं, गंदे हो गए, ये सब ये चीज़ें ध्यान में ऐसे नहीं रखनी चाहिए बच्चों के हिसाब से कि बच्चे हैं तो ये ऐसा करेंगे, और घर पे भी सेम यही चीज़ होनी चाहिए कि बच्चों के अनुसार ही खेल क्रियाएं होनी चाहिए। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है अपरिचित के प्रति व्यग्रता और बिछुड़ने का भय के बीच अंतर बताइए। अब ये क्या, ये ना छोटे बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर होती है ये विशेषता, अपरिचितों के बीच के प्रति चिंता। अब ये क्या होती है कि जैसे पहला अपरिचित के प्रति चिंता, इसमें क्या रहता है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो किसी को जानते नहीं है, यानी कि जो अपरिचित है, तो वो उसके पास आता है ना, बच्चे पहले उसकी तरफ देखते रहते हैं, और उसके बाद ना उनका चेहरा तन जाता है, फिर वो रोने लग जाते हैं। और अगर वो आदमी उसे गोदी लेने के लिए करे तो और ज़्यादा रोते हैं, और वो वहाँ से चला जाए तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चे अपरिचित के प्रति ना चिंता व्यक्त करते हैं। ये चीज़ क्या है, माता पिता के साथ लगाव को भी दर्शाती है, क्योंकि माता पिता रहते हैं ना, उन्हें देख, अगर माता पिता की गोद में रहे बच्चा ना तो इतना परेशान नहीं होता उन्हें देख के, लेकिन हाँ उनकी गोद से ले लें अपरिचित तो जरूर परेशान हो जाते हैं। और जो अपरिचित के प्रति चिंता की भावना है ना, ये 6 महीने की आयु से शुरू होती है और 8 से 12 महीने तक ना बहुत ज़्यादा होती है, और जब बच्चा 15 से 18 महीने का हो जाता है तो ये कम हो जाती है। जब अब ये बताया था मैंने कि जब माता पिता के साथ होते हैं तो ये थोड़ी कम लगती है। तो लेकिन क्या है, ये सब बच्चों में ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ही ऐसे करते हैं, किसी किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है, किसी में बिल्कुल नहीं होती। तो ये भी बच्चे के ऊपर व्यक्तिगत जो विशेषताएं होती है उन पर निर्भर करता है। दूसरी है बिछुड़ने का डर। अब ये भी छोटे बच्चों में ना बहुत एक वो है कि बच्चे क्या है, जैसे अपरिचित को पहचानते हैं, तो जैसे वो गोद में लेंगे तो बच्चे डर जाते हैं कि ये आ गए, इसका मतलब क्या कही, हम इन्होंने हमें ले लिया। तो ये बच्चे ये नहीं समझेंगे इन्होंने गोद में लिया, नहीं, उन्हें लगेगा कि इन्होंने हमें गोद में ले लिया, इसका मतलब ये हमें माता पिता से अलग कर देंगे। ये बच्चों के अंदर ना वो हो जाता है। कई कई बार क्या रहता है कि जो बच्चे होते हैं वो 10 से 11 महीने के जो होते हैं ना, उसके बाद आती है ये। तो इसमें क्या, बच्चे माता पिता के आसपास ही घूमते रहते हैं, उन्हें ना डर लगता है कि माता पिता आंखों से दूर हो जाएंगे तो कहीं उन्हें ना कोई दूर ना कर दे। तो उससे क्या है, अगर जैसे बच्चा है वो अन्वेषण करता रहता है, माता पिता है तो किसी चीज को छेड़ेगा, किसी कुछ करेगा माता पिता, अगर माता पिता नहीं दिखेंगे ना उन्हें तो बच्चे रोने लग जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और कई दिनों तक अगर माता पिता ना मिले ना तो बच्चे और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जो ये बिछुड़ने का डर होता है ना, ये ना 12 से 18 महीने के बीच ना बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चा 20 से 24 महीने का होता है ना, 2 साल का, तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब इस पे ना एक अनुसंधान किया गया था, उसमें देखा गया था जो माता पिता से बिछुड़ गए ना बच्चे, उनके ऊपर क्या था। तो बच्चे क्या पहले जैसे बहुत रोता था, क्योंकि भाई माँ बाप के बिना अगर समझो किसी को रहना पड़े तो obvious सी बात है कि वो उन्हीं पे निर्भर है, उन्हीं को जानते हैं, तो बच्चा रोएगा। फिर उसके बाद धीरे 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 क्या वो कोशिश करते थे, जैसे अब माता पिता नहीं है किसी केंद्र में लेके गए, माता पिता वहाँ थोड़ी, लेकिन बच्चे कभी इस कोने में जाते, कभी कि कहीं ना कहीं दिख जाए। फिर बच्चे धीरे धीरे करके उन्हें ढूंढते, फिर उनका रोना कम हो गया, फिर चिड़चिड़े सुस्त उदास ऐसे रहने लग गए। अब क्या, कई बच्चे क्या रहते हैं जैसे खड़ा होना सीख गए, लेकिन उसके बाद उनके माता पिता बिछड़ गए, तो बच्चे फिर से क्या है, इतने सुस्त हो जाते हैं कि वो धीरे फिर से घुटनों पे चलना शुरू कर देते, तो मतलब बच्चे ना परेशान हो जाते हैं। तो ये क्या, बिछुड़ने का डर है एक माता पिता से। जो माता पिता अपने 8 से 24 महीनों के बच्चे जो होते हैं ना, उनको अन्य लोगों के पास छोड़ जाते हैं ना कई दिनों के लिए, तो उसमें ये देखा गया है कि जब माता पिता आते हैं ना तो थोड़ी देर तक तो बच्चे ना प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, कि थोड़ा अजीब सा लगता है उनको। लेकिन कई कई बार हो सकता है कि माता पिता आए ना तो बच्चे को उनको कोई मतलब ही नहीं है, या तो बच्चे ना, कई कई बच्चे ऐसे जाते हैं, लेकिन कई कई बच्चों को ना ऐसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है, फिर थोड़ी देर का अच्छा मम्मी पापा है, कहीं हम ऐसे नहीं बोलते अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो भी बच्चे की ना व्यक्तिगत विशेषता होती है। लेकिन जैसे माता पिता फिर उनके साथ रहने लग जाएंगे तो धीरे धीरे फिर से वही नॉर्मल जिंदगी आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज क्या है कि बच्चों को बिछुड़ने का डर है, ये सब हम मानते हैं। यानी कि अपरिचित के प्रति चिंता, यानी कि जिसे जानते नहीं है ना वो उसे आसपास देख लेते तो डर जाते हैं, और बिछुड़ने का डर अपने माता पिता से ना दूर जाने से बच्चे डरते हैं। तो ये प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। तो अब आपको ना ये 5 दिए गए हैं। तो पहला है शाला पूर्व वर्षों में अहम केंद्रिकता। अहम केंद्रिकता क्या है, ये जो अहम केंद्रिकता है ना, ये इसका ना प्रतिपादन समझो, कुछ भी कह लो कि ये जो पियाजे थे ना, पियाजे उन्होंने दिया था। पियाजे क्या है, एक बच्चों के ऊपर अनुसंधान किया था उन्होंने।
तो उनके द्वारा बताया गया था ये जो अहम केंद्रिकता की विचारधारा है ना ये। तो इसमें क्या रहता है कि इसका मतलब है दूसरों के नजरिए को देख पाना, यानी कि एक विशेषता होती है जो उन्होंने पाया था कि ना बच्चों में होती है। जैसे कि पीएजे ने बच्चों में इस योग्यता के विकास के बारे में पता लगाया। उन्होंने बताया कि जो शाला पूर्व बच्चे होते हैं ना, चीज़ों को पूर्ण रूप से अपने नज़रिए से देखते हैं और अपने ही विचारों के संबंध में सोचते हैं, और वे यह महसूस करते हैं कि दूसरे लोग उन्हीं की तरह देखें, उन्हीं की तरह समझते हैं, उन्हीं की तरह क्या सामने जो चीज़ है वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो हम सोच रहे हैं वही सामने वाला सोच रहा है। हम जैसे हैं वैसे ही जो मम्मी पापा वैसे ही सोचेंगे, भाई बहन है वो वैसे ही सोचेंगे। तो ये होती है अहम केंद्रिकता। उन बच्चों की विचार शक्ति क्या रहती है कि सिर्फ अपने तक सीमित रहती है इस टाइम। जैसे कि अगर बच्चों की आंख बंद कर देंगे तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सोचेंगे कि अगर घर अगल बगल में कोई और भी खड़ा है तो सोचेंगे कि इन्हें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो बच्चे की विचार शक्ति है ना, इसी को अहम केंद्रिकता कहा गया है। उनके अनुसार ना, पीएजे के अनुसार शालापूर्व बच्चे यह नहीं समझते कि दूसरा व्यक्ति उस वस्तु को अलग स्थिति से देख सकता है या उनका अलग नजरिया हो सकता है। बच्चे ये नहीं समझ सकते, तो उसे अहम केंद्रिकता कहा गया है। बाकी हाँ, इस पे ना ये फिर ये लिखने के बाद आप ऐसे लिख दोगे कि इसके ऊपर ना अभी कुछ प्रयोग किए गए हैं, कुछ प्रयोग किए गए हैं। इसके लिए पहले तो पीएजे ने किया था कि बच्चों को चेयर के ऊपर बिठा दिया, 8-10 बच्चों को गेट पे ना सारी चीजें क्या है बंद कर दी, और बच्चों के सामने जो चित्र है ना वो दिखा दिया बच्चों को। पूछेंगे कि दूसरी साइड क्या है, तो बच्चे वैसा ही बताएंगे, है ना। दूसरे बच्चे से पूछा ऐसे ही बताएंगे। लेकिन क्या है, आजकल के जो अनुसंधानकर्ताओं ने थोड़ा सा ना, थोड़े आधुनिक अनुसंधान में ना, उनमें क्या किया, थोड़े से बच्चों के ऊपर किया, तो उन्होंने ये देखा कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, उनमें अहम केंद्रिकता पाई जाती है, यानी कि उस सोच के लिए परिपक्व होना जरूरी होता है बच्चों का। तो उन्होंने पाया कि सब में ऐसे नहीं होता है। जैसे थोड़े थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो समझने लग जाते हैं दूसरे के परिप्रेक्ष्य से भी। तो उसके लिए क्या है, इन चीजों को समझने के लिए उसकी एक आयु जो होती है ना, परिपक्वता जो होती है, वो बच्चे में ना होना जरूरी होता है, जो उन्होंने ये समझा है। अब जैसे कि हाल ही में शोध के अनुसार ऐसे है कि जब बच्चों के लिए ना कोई भी चीज, जैसे कि कोई काम किया गया, तो बच्चों को ना ऐसे देखा गया कि हमने बच्चों को गुड्डे गुड़िया का खेल दिया, उसमें बोले कि चोर या पुलिस है ये, या फिर हम बच्चों को ही खेल खिलाया कि तुम चोर हो तुम पुलिस हो। अब बच्चे के छिप रहे हैं, तो बच्चा क्या है कि जो ढूंढने वाला बच्चा है, वो ऐसे थोड़ी ना करेगा कि मैं यहाँ छिप सकता हूँ, उधर उधर जाएंगे वो ऐसे करेंगे ऐसे। बच्चा ये समझने लग जाता है कि अच्छा वो वहां छिप सकता है, वो वहां छिप सकता है, वो वहां बैठ सकता है। तो वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को भी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं बच्चे, लेकिन अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ रहे हैं उम्र के हिसाब से। और बच्चे कुछ चीज़ों को इधर उधर रख भी सकते हैं, छिपा भी सकते हैं। तो इसका मतलब, तो बच्चे ना अनुभव के आधार पर, बच्चे ना उम्र थोड़ी बढ़ रही है, अनुभव हो रहा है, तो उससे बच्चे सीख रहे हैं। हम ये चीज़ जान सकते हैं कि ये जो होता है ना इसमें। लेकिन क्या नॉर्मली हमें ये माना गया है कि सारे बच्चों में अहम केंद्रिकता नहीं होती है। नॉर्मली इन बच्चों में होती है अहम केंद्रिकता, लेकिन सब में नहीं होती। जैसे जैसे बच्चे में ना थोड़ी समझ बढ़ती है तो ये खत्म हो जाती है। ये अहम केंद्रिकता होगी। दूसरा है छोटे बच्चों को कहानी सुनाने का महत्व। अब कहानी सुनाने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों को ना, जैसे कहानी सुनाना ना, सुनना है सुनाना सब बच्चों को पसंद होता है। बच्चे छोटे हो बड़े हो सबको अच्छी लगती है कहानी सुनना। तो अलग अलग नई नई कहानियां, कोई परी की कहानियां सुनता है तो ये बच्चों को अच्छा आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है। इससे बच्चों में ना आत्मविश्वास आता है, बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चे साहसी बनते हैं, फैंटेसी कर सकते हैं बच्चे, फैंटेसी करके निपट सकते हैं। फैंटेसी मतलब बच्चे खुद से सोचेंगे कि अच्छा वो चोर आया, मैं उसको मारूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं पुलिस बनूंगा। ये फैंटेसी होती है बच्चों की। अब बच्चों को परी कथा बहुत अच्छी लगती है। परी कथाएं अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि परी कथाएं ना ऐसी रहती हैं कि उसमें राजा था, रानी थी, उसमें फिर एक ना राक्षस आया, फिर वो राजकुमारी को उठा के ले गया, फिर एक सुंदर सा राजकुमार है। इस टाइप से क्या परेशानी भी आई, दिक्कत भी आई, और बच्चों के लिए ना सॉफ्ट कॉर्नर भी था कि एक सुंदर सा छोटा सा छोटी सी राजकुमारी थी। तो इस टाइप से क्या बच्चे अटैच हो जाते हैं उससे। फिर बच्चे खुद से सोचते हैं कि अच्छा वो राक्षस है, मैं राजकुमार हूँ, फिर मैंने ये किया, फिर मैं भी वो करूंगा, ऐसे करूंगा। तो बच्चे ना सारी चीज सीखते हैं कहानियों से कि इससे क्या हम जैसे बड़े हो जाएंगे हमें भी प्रॉब्लम होगी, हम भी ऐसे जादूगर आएंगे उनसे निपटेंगे। ऐसे करके बच्चे ना आगे अपने जीवन के लिए इन कहानियों से सीखते हैं, आत्मनिर्भर होना सीखते हैं। और लास्ट में फिर वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छे से करेंगे, हम अच्छे रहेंगे तो हम जीत जाएंगे, अगर हम गलत करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो बच्चे इससे वैसे भी स्वभाव, बच्चे ना अपना नेचर भी अच्छा करना सीखते हैं इन चीज़ों से। अच्छाई बुराई ये सब चीज़ें भी बच्चे ना सीखते हैं कहानियों से। जो उपदेश देने वाली कहानियां होती हैं उनसे नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं बच्चे। बच्चों को ये थोड़ी सी ना वैसे बोरिंग लगती हैं इस टाइप की कहानियां, लेकिन जो परी कथाएं होती है ना उनमें जितनी जितनी ज़्यादा फैंटेसी होगी ना, तो छोटे बच्चों को उतना ज़्यादा मजा आता है इन चीज़ों में, परी कथाओं में। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को ना, सबको, सारे बच्चों को परी कथा ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें नायक नायिका अच्छे अच्छे होते हैं।
है, ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। और राक्षस होता है, ये सारे के सारे के बुरे होते हैं, तो बच्चों को बुरा भी पता चल जाता है। फिर बच्चे सोचेंगे अच्छा राक्षस स्ट्रांग होता है वो तो, लेकिन फिर देखेगा अच्छा राक्षस ने ये गलती कर दी, फिर राजा तो ऐसे जीत गया। तो इस टाइप से क्या बच्चे सीखते हैं, कहानी सुनते हैं, फिर खुद को नायक नायिका के साथ ना ऐसे अटैच कर लेते हैं कि मैं भी ऐसे मैं था, ये मैंने फिर ऐसे किया, मैंने वैसे किया। इससे क्या बच्चे नैतिक शिक्षा मिलती है बच्चों को। दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं ना उनका बुरा करने का, उनका अंत करने से ना बच्चों को ये मिलता है कि अच्छा फिर हम भी ऐसे करेंगे, फिर हम अगर ना हम गलत करेंगे तो ये तो फिर गलत बात है, हम भी अच्छा अच्छा करेंगे, फिर उससे हम भी ना जीत जाएंगे लास्ट में। ऐसे करते हैं। अब बच्चे क्या रहते हैं, बच्चों को ईर्ष्या भी होती है, वो अपने भाई बहन के साथ भी ईर्ष्या करते हैं। तो ऐसे क्या अगर कहानी के रूप में वो अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, कहानियों से सीखेंगे, क्योंकि कहानी हम बताएंगे उसने ऐसे किया फिर उसको वो नहीं दिया, तो उससे क्या बच्चे अच्छा फिर इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं, मैं तो दूंगा अब तो अपनी दूंगा। तो इस तरह से क्या हम ये चीज़ें भी, नैतिक मूल्य भी बच्चे को ना सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। और अच्छी जो कहानियाँ जिनका ना सुखद अंत होता है, बच्चों को वो कहानियाँ सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या बच्चे को नकारात्मक कल्पनाएं नहीं आती भविष्य के लिए। तो इस तरह से कुछ ये तरीके हैं जिससे बच्चों की ना कहानियों कहानियों का महत्व ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखने योग्य पहलू। अब पाठ्यचर्या क्या होती है, जब हम किसी भी केंद्र में जो बनाते हैं ना कि ये कैसे करना है, ये कैसे करेंगे, आज क्या पढ़ाएंगे, आज कैसे अरेंज करेंगे ये सारा, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि जो भी हम पाठ्यचर्या बनाएंगे ना उसे वो बाल केंद्रित हो, यानी कि बच्चों के ऊपर आधारित। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है, यानी कि सब बच्चे उससे पसंद करें उस क्रिया को। या दूसरा हम ये ध्यान रखेंगे कि जो पाठ्यचर्या हम बना रहे हैं उसके अंतर्गत ना बच्चों के सारे विकास जो होते हैं ना, सारे विकास जो क्षेत्रों का विकास ना वो संभव हो। यानी कि बच्चों का सामाजिक, शारीरिक, स्थूल, क्रियात्मक, ये सारे विकास बच्चे के ना उन क्रियाओं से हों। हमें ऐसी पाठ्यचर्या बनानी है। बच्चों के लिए पाठ्यचर्या में ना खेल क्रियाओं को जरूर शामिल करना है। और जो पाठ्यचर्या हो बच्चों को ना अच्छी लगे, बच्चों के लिए मनोरंजन पूर्ण, चुनौतीपूर्ण, रोचक बने, ये ध्यान रखना है। बच्चों के लिए ऐसी क्रियाएं करें जिससे कि बच्चे ना एक जगह बैठ के बोरिंग सा टाइप में ऐसे ना करें, बच्चे ना उत्सुकता के साथ भाग लें उसमें। इस तरह से उनका आयोजन करें। अलग अलग क्रियाओं का आयोजन करना है। ऐसे नहीं है कि डेली समझो कि सुबह से लेकर दोपहर तक वही चीजें चल रही है, वही चीजें चल रही है। उनमें ना विविधता होनी चाहिए पाठ्यचर्या में। बच्चों को खुद से कुछ करने का अवसर भी देना चाहिए इसमें, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। कुछ समय पाठ्यचर्या में ऐसा होना चाहिए कि बच्चे ना आपस में भी बातचीत करें, सहयोग से सहयोग की भावना, सामाजिक विकास के लिए आपस में बातचीत का भी टाइम मिलना चाहिए। और पाठ्यचर्या में कुछ बाहरी खेल और भीतरी खेल, दोनों खेल शामिल होने चाहिए। कभी कभी जैसे मुक्त खेल भी होने चाहिए। ऐसा है कि पाठ्यचर्या में हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये खेल खिलाएं, खेल खिलाएंगे, हम ऐसा आयोजन करें खेल खेलेंगे। अब वो मुक्त खेल कि चलो बच्चा आज कुछ फ्री होके खेलता है, तुम जो चाहो खेल लो, तुम जो चाहो खेलो, इस तरह से अपने पास अपने मतलब रहता है ना कि ऐसे नहीं कि फ्री होके छोड़ दिया सड़क पे, ऐसे नहीं खेलना है। मतलब ध्यान रखना है, अपने संरक्षण में रख के और फिर बच्चों को फ्री होके खेलने देना है। दूसरा, बच्चों के साथ ना जो पाठ्यचर्या में ऐसी क्रियाएं रहें जिससे बच्चा कुछ सीखे भी, शांत क्रियाएं भी रहें, और जो गतिशील क्रियाएं होती हैं ऊर्जस्वी, यानी कि भाग दौड़ की, वो भी शामिल होनी चाहिए। व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह की क्रियाएं होनी चाहिए, दोनों खेल होने चाहिए। टाइम होना चाहिए, जो पाठ्यचर्या में हम जो बच्चों के लिए क्रियाएं आयोजित करेंगे ना उनमें टाइम काफ़ी होना चाहिए कि बच्चे की वो एक जैसे क्रिया शुरू की तो वो खत्म होने तक उसमें टाइम रहे। अब ऐसा है कि बच्चों को ग्रुप में सीखने का मौका मिले, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। और जो पाठ्यचर्या होती है बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास की जरूरत होती है इसमें। अब हमें नेक्स्ट प्रश्न है सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए देने संबंधी जो सिद्धांत होते हैं। अब बच्चों की जो सृजनात्मकता होती है, यानी कि बच्चों को ना अच्छा लगता है कुछ सृजन करना। का मतलब है जो बच्चे होते हैं ना उनमें सृजन यानी कि नई नई चीजें बनाने की क्षमता ना जन्म से होती है। जैसे नए नए खेल बनाते हैं बच्चे, खेलते रहते हैं, इसका मतलब नए सृजन कर रहे हैं। रचनात्मक कार्यों से वो बच्चे ना सृजन करना वैसे सीखते रहते हैं, इसलिए बच्चों को ना कुछ अवसर देने चाहिए। तो अब इसके सिद्धांत क्या क्या है सृजनात्मकता के। बच्चों को सृजनात्मकता के पहले अवसर प्रदान करने चाहिए, यानी कि बच्चों को हम मौका ही नहीं देंगे खुद से खेलने का, खुद से स्वतंत्र खेल खेलने का, नए नए काम करने का, बार बार पे टोकेंगे तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चों के लिए पहली चीज़ है कि नई चीज़ों का परीक्षण करने की इच्छा बच्चों में होनी चाहिए और बच्चों को ये मौका मिलना चाहिए। बच्चे ऐसे होते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना उनमें ज़्यादा बढ़ती जाती है, और बच्चे ना फिर नई नई चीज़ों की खोज करते हैं और इससे बच्चे सीखते हैं। इसलिए ये जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है, इसलिए इन बच्चों को इस टाइम में मौका देना चाहिए ताकि क्या बड़े होकर वो और अच्छे से नई चीज़ों को सीख पाएँ। बच्चे नई चीज़ों के प्रति ऐसा रहता है कि खुश रहते हैं, नई चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जब नई 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 खेल की चीज़ें आसपास के वातावरण में कोई नई चीज़ देख रही हो तो इस कार्य को ना टोकने के बजाय हमें खुद भी उसमें शामिल होना चाहिए। बच्चे कुछ नई चीज़ें हमसे पूछें तो हमें जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए, उन्हें ना प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे जो नई चीज कर रहे हैं तो नई परिवेश दें। तो ऐसा है कि बच्चे को ऐसे बच्चा कोई अन्वेषण कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि बच्चा टेबल के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है छोटा बच्चा और हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, करने दो अन्वेषण। अब वो कर रहा है लेकिन हमें ध्यान देना जरूरी है।
उसके ऊपर, तो हमें भी उस बच्चे का ना ध्यान रखना जरूरी होता है। और ये जो बच्चे को ना ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि बच्चा तनाव रहित हो, प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, तभी जो बच्चा कार्य करेगा ना वो रचनात्मक होंगे। बच्चों के लिए घर पे भी सृजनात्मक माहौल बना सकते हैं, जैसे कि बच्चा कुछ तोड़ा फोड़ी करे तो ऐसा नहीं बात बात पे टोके, नहीं, बच्चों को पेंटिंग दे सकते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि गंदे कर रहे हैं कपड़े तो पेंटिंग नहीं करने देंगे, ये चीजों से खेल रहा है, मिट्टी मिट्टी से कपड़े गंदे कर लेगा, इन खिलौनों से खेल रहा है तोड़ देगा, तो ये सब चीजें ना नहीं करनी चाहिए। बच्चों को ऐसा माहौल दे कि एक कोने में पेंटिंग के लिए रखा है, बच्चा खेलेगा, एक साइड बाहर पार्क में लेके गए बच्चों को, मिट्टी में खेल रहे तो बच्चा खेलेगा, ये सब होनी चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि बच्चे का अपना रूम साफ रखो, रूम साफ रखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो अपने आप रखेगा, इस टाइम तो बच्चे को बिखेरेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, तभी तो बच्चा अन्वेषण करेगा। तो ये चीज क्या, बच्चों को ऐसा माहौल देना चाहिए। दूसरा है हमारा, परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि हमने जैसे पढ़ा ना अभी ऊपर कि बच्चे ड्राइंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, शिट यार पूरे कपड़े गंदे कर लेंगे, इनको क्या ड्राइंग पेंटिंग आती है, तो पूरा पेज खराब कर देंगे। वो नहीं देखना हमें, हमें ये देखना है कि बच्चे कितना नया कर रहे हैं, क्या बनाएंगे बच्चे, अपनी अपनी कल्पना शक्ति से क्या बनाएंगे, ये जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कितने कपड़े गंदे कर रहे हैं, कुछ ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों का उद्देश्य क्या होता है, कोई खास नहीं होता। ये ऐसे कि हमने बोला बच्चों को फूल बनाओ, अब छोटे छोटे बच्चे हैं वो एग्जैक्ट फूल थोड़ी बना लेंगे, तो हमें यार है खराब फूल बनाएगा क्या, फिर ऐसा नहीं है। फूल बनाएंगे ये देख के खुश होना चाहिए कि वाह इसने बहुत अच्छा बनाया, क्या पता, अरे हाँ ऐसा, अरे होता है एक फूल होता है, इस तरह से बच्चों का ना ऐसे उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि ये बना दे, क्या बनाया, ये परिणाम से ज्यादा बच्चों ने कुछ किया, नया किया, हटके किया, वो जरूरी होना चाहिए हमारे लिए। इससे क्या है, बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ेगी, उन्हें काम ना ऐसे कि आनंददायक लगता है, अपनी मर्जी से बच्चे कलर लेंगे, अपनी मर्जी से डिजाइन बनाएंगे, इससे बच्चे के आत्मनिर्भर भी बनेंगे, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। नेक्स्ट जैसे कि बच्चों का, हमें ना कभी भी बच्चों की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उससे भी क्या है, बच्चे सृजनात्मकता बच्चे की बढ़ती है, क्योंकि आलोचना करेंगे तो बच्चे को लगेगा अच्छा मैंने गलत कर दिया, तो नई नई नया कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कि बच्चों को ना उन चीजों के लिए इनाम ना दे जो बच्चे ना ऐसे ही नहीं चाहते, जो चीजें, यानी कि बच्चे अपनी मर्जी से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम, अच्छा तुमने इतनी सुंदर बनाई, लो ये लो टॉफी लो, ऐसी चीज नहीं करनी हमें। या फिर क्योंकि बच्चों को फिर क्या आदत सी लग जाती है कि अच्छा मुझे टॉफी मिलेगी, अब बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उन्हें वैसे ही आनंद आ रहा है, तो बच्चे को अपना इनाम तो वैसे ही मिल गया, उसकी खुशी, नई नई चीजें अन्वेषण करना, मनोरंजन हुआ उसका, तो बच्चे को अपना इनाम पहले ही मिल गया। तो बच्चे के ऊपर ये चीजें ना इनाम देके उसको ना, मतलब इस टाइप का ना बनाए कि फिर कल को वो दोबारा करे तो उम्मीद करेगा अच्छा मैंने ये बनाया था तो मुझे आज फिर से इनाम मिलेगा। ये चीजें बच्चे को ऊपर नहीं करनी चाहिए, बच्चे को वैसे ही प्रेरण देना चाहिए, है ना, खुशी की, बच्चे को ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे। बच्चा जिंदगी में, नहीं तो फिर क्या रहेगा, अच्छा जब ये होगा तभी मैं करूंगा, नहीं तो बच्चे फिर क्या उदास हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो फिर वो, तो इसलिए ये चीज नहीं करनी कि बच्चों को जो अपनी मर्जी से काम खुश होकर करे उसके लिए इनाम नहीं देना है। बच्चों को चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें, यानी कि बच्चों को ना खुद से ही चुनने दें कि क्या क्रिया करोगे, तो उससे भी बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ती है। या बच्चों को ना, बच्चे जो काम कर रहे हैं उसमें टोका टाकी नहीं करनी, बच्चों को फ्री छोड़ के काम करने, तो उससे भी बच्चों का जो सृजनात्मकता बढ़ेगी। नेक्स्ट जो बच्चे के काम होते हैं ना डेली के, वो ऐसे कुछ काम रहने दे जिससे कि बच्चे की सृजनात्मकता झलके, यानी कि बच्चे कपड़े पहन रहे हैं या बच्चे कुछ नई चीज बना रहे हैं तो उनको कुछ कुछ थोड़ा बहुत बच्चे को करने दें। या फिर बच्चे ने क्ले ले ली, क्ले से कुछ बना रहे हैं, तो डेली कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं रहें कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति कर सके भावों की, तो ये मौका ना हमें बच्चों को देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है बच्चों को अनुशासित करने के तरीके। अब बच्चों को अनुशासित करना ना जरूरी होता है, क्योंकि कई बच्चे क्या रहते हैं कि बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो कि खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरे भी उसके व्यवहार से परेशान होते हैं। तो उनको ना अनुशासन करने के लिए सभी माता पिताओं का ना व्यवहार या तरीके अलग अलग होते हैं। अब इसमें क्या दो तरीके माने जाते हैं, एक तो शक्ति केंद्रित, एक दंड आधारित, तो जो होता है ना वो तरीका होता है। एक स्नेह केंद्रित तरीका होता है, एक शक्ति केंद्रित तरीका होता है। अब शक्ति केंद्रित तरीके में क्या रहता है, माता पिता क्या करते हैं, जैसे बच्चों को ना ऐसा बोलते हैं, बच्चा कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है मान लो, तो सीधा बोलते हैं ये काम तुम्हें नहीं करना, बच्चों को दंड भी देते हैं, बच्चों को मारते पीटते भी है, बच्चों पे गुस्सा भी करते हैं, चिल्लाते हैं, और बच्चे को ये नहीं बताते कि काम नहीं करना पर क्यों नहीं करना। अब बच्चा क्या करेगा, ये हो सकता है कि बच्चा मान गया, कहना हम मानते हैं कि बच्चा मान गया, अच्छा देखो मैंने कह दिया, कहते ही बच्चे ने वो व्यवहार करना रोक तो दिया, लेकिन बच्चे के समझ में तो आया ही नहीं कि मुझे क्यों रोका गया, तो जैसे ही बच्चे को मौका मिलेगा बच्चा वो व्यवहार फिर से दर्शाएगा। इसलिए हमें ना ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्या जबरदस्ती रोका गया है बच्चे को, ये शक्ति केंद्रित तरीका। बच्चे उनके माता पिता के डर से रुके हुए हैं, इसलिए नहीं रुके कि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने गलती की है, बच्चे इसलिए रुके हुए हैं कि उन्हें मारना पड़े, उन्हें दंड ना मिले, क्या फिर जैसे मौका मिलेगा बच्चे फिर से वही व्यवहार करेंगे। तो ये तरीका दंड केंद्रित है। जैसे कि हम उन्हें कह सकते हैं तुम कितने गंदे बच्चे हो, उससे भी बच्चों को शर्म आएगी, उससे बच्चों को बुरा लगेगा, ये चीजें अच्छी नहीं है।
अब उसके अलावा जो जैसे हमने कहा कि तुम बहुत गंदे बच्चे हो, तुमने ये काम किया, तो बच्चा ना और ज्यादा गुस्सा आएगा मन ही मन में कि सबके सामने ऐसा कह रहा है। अब बच्चे को ये तो समझ ही नहीं आया कि मैं गंदी बच्ची क्यों। अब जो दूसरा तरीका है स्नेह केंद्रित, उसमें क्या है, हम बताएंगे कि तुमने ये इसको मारा, ये तुमने गलत किया। उससे क्या है, बच्चे को ये समझ आएगा कि अच्छा मैंने ये गलत किया कि मैंने उसको मारा, तो बच्चे को समझ आ जाएगा। तो बच्चा ये अनुशासन का ना एक बहुत अच्छा तरीका है कि उन्हें बच्चों को गलतियां भी बता देते हैं और बच्चों को ना समझ भी आ जाता है कि हमने ये चीज की है तो ये गलत है। इसमें क्या रहता है कि जो जब हम बच्चों को ऐसे बोलेंगे कि है ना, तुमने ये काम क्यों किया, तो बच्चे बोले, मतलब बच्चों को हमने चुप करवा दिया, तुमने ये काम क्यों किया, देखो अभी तुमने तुमने इसको धक्का दिया, इससे चोट लग जाती। तो बच्चे ना सोचते हैं कि अच्छा इसे चोट लग जाती, इसका मतलब ना आगे फिर वो बच्चे आगे उस व्यवहार को करने से पहले ना जैसे करेंगे ना, बच्चों को ऐसे लगेगा कि हाँ इससे तो ना उसे चोट लग रही थी, मुझे पिछली बार बताया गया था, मैं अब नहीं करूंगा। तो ये स्नेह केंद्रित तरीका है। इसमें क्या करते हैं, पालनकर्ता ऐसी चीजें अपनाते हैं कि बच्चों को प्यार से समझाते हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखते हैं। वैसे कई माता पिता क्या दंड भी अपनाते हैं, जैसे शारीरिक दंड, मौखिक दंड, थप्पड़ मारना, गाली देना, उनकी फेवरेट चीजें ना देना, ये सब भी कर लेते हैं। कभी कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें पार्क नहीं लेके जाऊंगी। ये सारी की सारी चीजें क्या बच्चे को दंड देने के लिए अपनाई जाती है, जिससे कि बच्चा अनुशासित हो जाए। लेकिन क्या सबसे ज्यादा माता पिता को ना स्नेह केंद्रित तरीका अपनाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7 है, जब बालक संज्ञानात्मक विकास की संवेदी क्रियात्मक अवस्था से संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना, तो उसके जो विचार होते हैं, उसके विचार शक्ति में कौन से परिवर्तन आते हैं। तो जो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है जो बच्चे की, उसमें बच्चे की जो विचार शक्ति में ना जो परिवर्तन आते हैं, हमें वो बताना है। तो उसमें बच्चे का ना ये अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये बच्चे की ना 2 साल से बच्चे की ना 7 साल तक की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक। इसमें बच्चा क्या करता है, जो नई नई सूचनाएं अनुभव का संग्रहण करता है। जैसे संग्रहण पहले भी करता है, लेकिन इसमें क्या बच्चा वो चीजें ना बच्चे के सोचने का नजरिया बदल जाता है, उसकी क्षमता में परिवर्तन हो जाता है बच्चे की सोचने की। अब क्या है, बच्चा अपने चारों तरफ देखने वाली वस्तुओं के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है। पहले क्या रहता है, उनमें अहम केंद्रिकता होती है, लेकिन अब ये खत्म हो जाती है और सब चीजों के बारे में सोचने लग जाता है बच्चा। कि जैसे कि अच्छा ये है बस है, बस में बैठ के हम उधर जाते हैं, बस इसका मतलब बस में जहां बस दिखेगी तो बच्चों को पता लग जाता है कि इसमें बैठ के कहीं दूर जाया जाएगा। अब हम बस स्टैंड पे आ गए तो हम कहीं जाएंगे, तो बच्चे क्या ये चीजें क्या प्रतीक के रूप में अपनाने लग जाते हैं। जैसे कि अगर अपने फैमिली के साथ जैसे कहीं जा रहा है तो देखता है कि पापा तैयार हो गए, पापा ने शूज पहन लिए, पापा ने बैग ले लिया, इसका मतलब पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो बच्चे ये सब चीजें सीखने लग जाते हैं इस उम्र में, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इस उम्र में बच्चा जो होता है ना सेल्फ सेंटर्ड होता है, यानी कि स्वकेंद्रित होता है। इसमें बच्चा जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको वो ना ऐसे सजीव मान के कि ये मेरी गुड़िया है, उसके साथ अब मेरी गुड़िया रोटी खा रही है, अब ये मेरा शेर, ये शेर आया, बच्चे ना सोच के प्रतीकात्मकता भी बच्चे इस उम्र में अपनाते हैं। तो ये चीजें बच्चे इस उम्र में करते हैं। बच्चा कल्पना शक्ति को ज्यादा महत्व देता है इस टाइम, अपनी उम्र में ना खोया रहता है। जैसे कि छोटे व चौड़े गिलास को बच्चा ऐसे समझेगा कि पतले लंबे गिलास से बड़ा समझता है। जैसे बच्चा देखेगा ना कि एक मग है वो छोटा सा मग है, छोटा मग है लेकिन वो चौड़ा है, और एक लंबा मग है, तो बच्चे के हिसाब से ना छोटा मग वो चौड़ा है, उसमें बड़ी चीज आ जाएगी, लेकिन छोटे में नहीं आएगी, इसका मतलब जो लंबे में नहीं आएगी, इसका मतलब बच्चों के हिसाब से वो छोटा है। तो बच्चे क्या अपनी अपने हिसाब से चीजें सोचते हैं इस टाइम में। जैसे बच्चों को हमने एक गिलास में पानी डाल के दिया, फिर हम कहेंगे कि इस कटोरी में आ जाएगा नहीं आएगा, तो बच्चों को लगेगा कटोरी चौड़ी होती है उससे, लेकिन बच्चों को लगेगा, बच्चे कहेंगे कि अच्छा इस कटोरी में कैसे आएगा, ये कटोरी देखो कितनी छोटी सी है और ये गिलास देखो कितना लंबा है। तो बच्चे इस टाइप की जो अवस्था होती है ना, बच्चे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7वें का ख, ऐसी 5 तरीकों की सूची बनाइए जिनके द्वारा पालनकर्ता छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। अब इसके लिए हमें ना 5 ऐसे काम बताने हैं जो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं। तो आप लोग जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप लोगों को ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिससे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका संज्ञानात्मक विकास हम कर सकें। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों को आवाज वाले खिलौने दे सकते हैं। आवाज वाले खिलौने जिनसे आवाज आती है ना, वो बच्चे के पालने में लटका सकते हैं या बच्चों के सामने बजा सकते हैं। तो इससे क्या अगर पालने में लटका देंगे, उससे क्या बच्चा हाथ पैर मारेगा, और उससे क्या जब शोर होगा उन टॉय से, तो बच्चे क्या ना संज्ञानात्मक विकास होगा, बच्चे को पता लगेगा कि मैंने पैर हिलाया तो खिलौना हिल रहा है। आवाज वाले गतिशील खिलौने होते हैं ना, वो भी हम रख सकते हैं कि वो हिल रहे हैं, तो बच्चों को पता लगेगा कि हमने पैर हिलाया तो ये खिलौना हिल रहा है या इससे आवाज आ रही है। या फिर इस ऐसा कर सकते हैं, जैसे झुंझुना बच्चे को दे रहे हैं, उसके हाथ के पास रख देंगे, बच्चा तकिए पे हाथ मारेगा तो उससे आवाज होगी, बच्चा फिर थोड़ी देर के बाद देखेगा उसकी आवाज नहीं आ रही, फिर बच्चा हाथ मारेगा। इससे क्या बच्चे को कारण और जो कार्य और उसका कारण होता है ना, कारण और प्रभाव, उसके बारे में भी बच्चे को पता चलेगा। तो इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा। दूसरा क्रिया क्या कर सकते हैं हम, बच्चे जो छोटे होते हैं तब वो इधर उधर जाके तो खेल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं कि जो उन्हें नई नई चीजें दे सकते हैं खिलौनों के रूप में, जैसे चम्मच, झुंझुना, गुड़िया। तो बच्चे ना उनका अन्वेषण करते रहेंगे अपने पास ही,
देख के उसका ना अन्वेषण करेंगे तो बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा, तो ये भी बच्चे का ना संज्ञानात्मक विकास होगा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जो नई चीज़ दिखाएंगे ना उसकी तरफ बच्चे का ध्यान आकर्षित करेंगे। कोई भी नई चीज़ होगी तो जैसे कि हमने नई गुड़िया ली बच्चे की, तब बच्चा क्या है दूर पड़ी है तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो हम बच्चे के पास लेके जाएंगे तो बच्चा उसे देखेगा, फिर हम साइड करेंगे, बच्चा उधर मुंह करके देखेगा। तो नई चीज़ों के प्रति ध्यान आकर्षित करेंगे ना तो बच्चा नई नई चीज़ों को देख के भी उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ अंतःक्रिया करेंगे। जैसे बच्चा कूजन कर रहा है ना, उस टाइम बच्चे के साथ अंतःक्रिया करें, बच्चे के साथ उसकी जो आवाज़ है उसी की जो लैंग्वेज उसी में बच्चे के साथ खेल के प्ले वो आवाज़ करके बच्चे के साथ हम खेल सकते हैं। तो इससे भी बच्चे का ना संज्ञानात्मक विकास होगा। बच्चे को ना ये पता चलेगा, जैसे हम बच्चे के सामने बोल रहे हैं तो बच्चे को ये पता चलेगा कि अच्छा ये चेहरे की ये आवाज़ है, ये इनकी आवाज़ है, ये उनकी आवाज़ है, ये मतलब बच्चे का भाषाई विकास भी होगा। तो कई तरह से बच्चे का विकास होता है, तो इससे संज्ञानात्मक विकास भी होगा। बच्चे क्या आवाज़ पहचानने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के साथ खेल खेल सकते हैं। छोटे बच्चों के साथ आवाज़ लगाने वाला खेल, बच्चे जैसे घुटनों पे चल रहे, हमने पीछे देखा था ना, उसमें क्या है हम बच्चों के साथ हम बच्चों को एक साइड खड़े रहेंगे, फिर बच्चों को आवाज़ लगाएंगे। बच्चे उधर, अगर बच्चा जैसे घुटनों पे चल रहा है तो बच्चा दौड़ गया, अगर घुटनों पे नहीं चल रहा ना बच्चा उधर हमारी तरफ देखेगा, फिर हम थोड़ा सा दूसरी साइड या थोड़ा दूर और जाएंगे, फिर हम बच्चे को बुलाएंगे, फिर बच्चा हमारे पास आएगा। इससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है कि बच्चा हमें ढूंढ रहा है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि हम ना अपने मुंह पे हाथ लगाएंगे, हम मुंह के ऊपर हाथ लगाएंगे और फिर बच्चों को जैसे ऐसे नहीं करते ता करते हैं बच्चों को, तो ऐसे करके ऐसे हाथ हटाएंगे तो फिर बच्चा ना देखना कि कितना खुश होगा हमारा चेहरा देख के। फिर हम फिर हाथ लगाएंगे तो बच्चा ना सीरियस हो जाएगा कि अच्छा छिप गया, और जस्ट उसके बाद फिर से हाथ हटाएंगे ना, फिर कहेंगे अरे देख रहे हो मैं, तो बच्चा फिर से ऐसे खिलखिला के हंसता है। तो इससे बच्चे का ना संज्ञानात्मक विकास होता है कि हमने हाथ लगाया तो हम यहाँ से गायब हो गए बच्चे के हिसाब से, हम छिप गए, और हमने हाथ हटाया तो हम बच्चे के सामने हैं, अब हम थोड़ी ना वहां से गए। लेकिन बच्चे का ना छोटे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसे ऐसा लगेगा कि अच्छा ये हाथ इधर आने से ना छिप गई है मम्मा, और हाथ इधर गए, अरे मम्मा सामने है। तो बच्चा बहुत खुश होता है। बच्चा इससे ना बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, बच्चा सोचता भी है इसमें, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो इस तरह से ना ये 5 क्रियाएं हैं जिससे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास घर पे हम पालनकर्ता करवा सकते हैं। अब ये 2019 का पेपर सॉल्व हो गया है, तो आप लोग ये एक बार देख लीजिएगा। और मैंने जो अभी दिसंबर में पेपर हुआ था, फेब 2021 फैब में हुआ था, एक्चुअली दिसंबर 2020 का था, वो भी मैंने डाल रखा है। तो आप प्लीज़ DECE 1 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें DECE 1 से रिलेटेड जो भी वीडियो है ना मैंने उसमें ऐड कर रखे हैं। तो आपको DECE 1 की जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो तैयारी करनी है ना, तो उससे रिलेटेड आपको सारे वीडियो नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, और उसका नाम है DECE 1 प्लेलिस्ट। तो उसमें आपको ना सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें मैंने ना कुछ DEC के लेसन्स भी डाल रखे हैं, जो पार्ट है ना उसके चैप्टर वो भी डाल रखे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।